अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अरबी ने ऐलान किया कि जो लड़की उसके साथ स्विमिंग पूल पर नहाएगी वो उसे 5 लाख रियाल देगा। मैं कई सालों से अरबी के घर पर काम कर रही थी। मैंने अरबी के ऑफर कबूल किया और स्विमिंग वाला सूट पहनकर पूल में उतर गई। थोड़ी देर बाद अरबी भी स्विमिंग पूल में उतर आया। मेरे होश उड़ गए। अरबी सबसे ही शदीद गर्मी थी। मैं अपने काम से फारिग होकर बाहर स्विमिंग पूल पर आकर बैठ गई। गर्मी की शिद्दत से मेरा जिस्म भी तप रहा था। मैंने अपने पैर जूतों से आज़ाद किए और पानी में डालकर बैठ गई। अभी कुछ ही देर हुई थी जब घर का मेन गेट खुला और अरबी वापस आ गया। इसका नाम शेख बाकर था। मैं फटाफट पूल से पैर बाहर निकालकर उसके लिए खड़ी हो गई। अरबी घर है, अंदर चला गया तो मैं भी उसके पीछे पीछे ही घर के अंदर चली आई। उसने मुझे मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज किया और अपने कमरे में चला गया, जबकि पीछे मैं हाथ मसलती रह गई। मैं जितना इस अरबी के करीब जाने की कोशिश करती थी वो मुझसे उतना ही दूर जाता था। मगर क्यों? इस बात का जवाब मैं अभी तक नहीं समझ पाई थी। मुझे यहाँ दुबई में आए 1 महीना हो चुका था और इस 1 महीने में मैं उस अरबी के घर में काम कर रही थी। ये मेरी मजबूरी थी, मगर अब 1 महीने में ही मैं उस शेख के साथ शादी के ख्वाब बुनने लगी थी। मेरे घर में बहुत गुर्बत थी और भाई ने अपनी खैरत को पसे पुश्त डालते हुए एक एजेंट से रब्ता करके मुझे बाहर के मुल्क भेजने की बहुत कोशिश की कि शायद मेरी कहीं नौकरी लग जाए। वैसे भी मैंने बीए किया हुआ था तो भाई समझता था कि मुझे अच्छी नौकरी मिल जाएगी। लेकिन आजकल के ज़माने में बीए पढ़े को कौन कबूल करता है। बड़ी दौड़ धूप के बाद मुझे नौकरानी की नौकरी मिल गई थी, वो भी दुबई में शेख बाकिर के घर पर। अम्मा मुझे यहाँ नहीं भेजना चाहती थी, मगर भाई ने अम्मा के साथ जिद लगाकर मुझे यहाँ पर भेजा। ये सारी उम्र ऐसे ही बैठेगी क्या? चलो डिग्री काम नहीं आ रही, नौकरी जो मिल रही है वही कर ले। वहाँ लड़कों की कोई नौकरी नहीं निकली, वरना मैं चला जाता। मैंने भी भाई की भरपूर हिमायत की क्योंकि मैं भी इस अजीब सी ज़िंदगी से बाहर निकलना चाहती थी। और बिलाखिर 1 माह पहले मैं शेख बाकिर के घर नौकरानी बनकर आ गई। इस 1 माह में मैंने फैसला कर लिया था कि किसी सूरत भी सरबी से शादी करके रहूंगी। मेरा कॉन्ट्रैक्ट 2 साल का था, मगर मैं अब दुबई से वापस नहीं जाना चाहती थी। वैसे भी जो ऐशो इशरत मुझे इस मालदार अरबी के घर मिलना था वो और कहीं मिल नहीं सकता था। मैं वही लाउंज में ही बैठ गई और अरबी के कमरे से बाहर निकलने का इंतज़ार करने लगी। अगर उसे कुछ चाहिए हो तो मैं फटाफट उसे थमा दूँ। काफ़ी देर बाद वो कमरे से निकला तो मैं जल्दी से उसके पास गई और पूछा किसी चीज़ की ज़रूरत है। तो उसने नागवारी से मुझे देखते हुए मुंह मोड़ लिया और वहाँ से चला गया। अलबत्ता कोई जवाब नहीं दिया। मैं शर्मिंदा सी होकर रह गई, लेकिन खुद को दिलासा देने लगी कि इन सब कामों में यही कुछ चलता है। एक मर्तबा मैं उसकी बीवी बनकर यहाँ की मालकिन बन गई तो फिर मेरे ठाट बाट देखने वाले होंगे। मैं अपने कमरे में वापस आ गई। कुछ देर ही हुई थी मुझे लेटे जब मेरे कमरे की बेल बजी। मैं जल्दी से उठकर बाहर को दौड़ लगाई क्योंकि ये बेल उस अरबी ने अपने किसी काम के लिए बजाई थी। और सिर्फ मैं ही नहीं, वहाँ पर सारी नौकरानियां जमा थी। मैं भी जाकर कतार में लग गई। कुछ देर बाद अरबी आया और उसने हम सबको बताया कि मेरी बेटी आ रही है और उसका सबने ही भरपूर ख्याल रखना है। मुझे किसी भी किस्म की शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। ये खबर मेरे लिए बिल्कुल नई थी। मैंने चौंक कर अरबी और बाकी मुलाजमाओं को देखा, मगर वो सब नॉर्मल अंदाज में खड़ी थी। अरबी भी ये बात ऐसे कर रहा तो गोया मामूल की ही बात हो, मगर मैंने कभी भी किसी से नहीं सुनना था कि उसकी कोई बेटी भी है। अपने घर में वो बिल्कुल अकेला रहता था तो इस तरफ ध्यान ही नहीं गया कि वो शादीशुदा होगा। सारी हिदायत लेने के बाद हम वापस अपने अपने क्वार्टर में चले आए। बाकी तमाम नौकरानियां भी यहाँ पर नई थी और ये बात अब खुली थी कि अरबी ने अपनी बेटी की वजह से ही सारे नौकरों को 1 महीना पहले रखा था। वो हॉस्टल में रहती थी, मगर अब से वो इसी घर में रहेगी और ख़ासकर बेटी की वजह से उसने ख़वातीन मुलाजमाएं ही रखी थी। ये खबर सुनकर मेरा दिल बुझ सा गया। मुझे अपने ख्वाबों पर पानी फिरता हुआ महसूस हुआ, लेकिन मैंने खुद को संभाल लिया और तहैया कर लिया कि चाहे जो कुछ भी हो, अब तो मैं हर सूरत उस अरबी से ही शादी करूंगी। बेटी है तो क्या मतलब, बीवी तो नहीं है ना, वो मर चुकी है। मगर अब उसकी बीवी और यहाँ की मालकिन मैं ही बनूंगी। ठीक 2 दिन बाद अरबी की बेटी वहाँ रहने के लिए आ गई थी। वो खूबसूरत थी, मगर मुझे उससे एक तरह की रखाबत महसूस हो रही थी। मुझे ऐसे लग रहा था कि उसने मेरे हक पर डाका डाल लिया है, लेकिन मैं गलत थी। उसके आते ही अरबी भी घर पर ज़्यादा से ज़्यादा टिकने लगा।
और हम नौकरों की भी हर वक्त दौड़ने लगी रहती थी। मैं जितना अरबी का ख्याल रखती थी, ये देखते हुए उसने मुझे अपनी बेटी की खास मुलाजमा बना दिया, जो मेरे लिए तकलीफ देता। मगर खैर, कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। मैं हर वक्त उसके साथ रहती और एक तरह से खुश भी थी कि शायद मेरा यही अमल मुझे अरबी के सामने ले आए। मगर उसे तो जैसे मेरे वजूद से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता था। एक रोज़ मैंने देखा कि अरबी की बेटी कमरे का दरवाज़ा बंद किए बैठी थी। मुझे तजस्सुस भी होने लगा और मेरी छठी हिस्स बार बार किसी अनहोनी की तरफ इशारा भी कर रही थी। मैं दूसरे कमरे में चली आई और उसकी बालकनी से शीजा के कमरे में झांकने लगी, लेकिन मेरे आसान खता हो गए जब मैंने शीजा के कमरे में किसी मर्द को देखा था। वो एक बड़ी उम्र का मर्द था, जबकि शीजा बमुश्किल 18-19 बरस की होगी। मैं समझ गई कि इसने इस मर्द को घर पर बुलाया है, लेकिन इसने इस बुढ़े में देखा क्या? तभी मुझे अपना ख्याल आया, वो अभी भी 50 बरस से ऊपर का था। अगर मुझे 25 बरस की लड़की को 50 बरस के मर्द से मोहब्बत हो सकती है, तो शीजा के लिए ये कहाँ से अनहोनी हुई? खैर, मैंने फैसला कर लिया, शाम को अरबी जैसे ही घर आएगा, उसे उसकी बेटी के करतूतों से आगाह करूंगी। शायद इसी तरह मैं शेख बाकर की तवज्जो पा लूं। खैर, शाम को अरबी घर वापस आया तो मैंने अकेले में उसे जो देखा था बता दी। उसने मेरी किसी बात का जवाब दिए बगैर अपनी बेटी को बुला लिया और पूछा, क्या ये हकीकत है? ये सुनकर मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। अगर वो कहती नहीं तो भला मेरी क्या इज्जत रह जानी थी। मगर उसने मुख्तलिफ जवाब दिया और बोली, जी ऐसा ही है। ये सुनकर मेरी जान में जान आई। शुक्र है ये लड़की अपने बयान से भागी तो नहीं थी। मगर उसकी अगली बात ने मुझ पर गढ़ों मट्ठी डाल दी। शीजा ने अरबी को बताया कि वो मेरा उस्ताद है, मुझे आगे किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो उसी एडमिशन की तैयारी के लिए मैंने उस आदमी को बुलाया था। ये सुनकर रबी ने मुझे घूर कर देखा और बोला, मैं तुम्हें पहली और आखिरी मर्तबा समझा रहा हूँ, घर के एक फर्द की शिकायत दूसरे फर्द को लगाना छोड़ दो, इसी में तुम्हारा फ़ायदा है। मैं चुप कर गई। अब कहती भी तो क्या कहती। खैर, जब मैं कमरे से बाहर आई तो शीजा मेरे पास आई और हंसते हुए बोली, अब्बा ने तुम्हें मेरी खास मुलाजमा रखा है, उनका खास कैमरा बनने की कोशिश ना करो, क्योंकि इसी में तुम्हारे लिए भलाई और बेहतरी है। मैं चुपकी चुप खड़ी रही। जब गलती की थी तो की थी, लेकिन मैं अंदर ही अंदर खौल रही थी। मुझे यकीन था कि वो आदमी इसका कोई उस्ताद नहीं, ज़रूर दाल में कुछ काला है। इधर शीजा भी मुझसे खिंची खिंची रहने लगी। न उसका कोई काम करने जाती तो वो मुझे भेज देती और दूसरी किसी मुलाजमा को बुला लेती। मुझे बुरा तो लगता, मगर मैं जानती थी कि सब की वजह वो शिकायत है जो मैंने शेख बाकर को लगाई थी। मेरे दिल में उसके लिए नफरत बढ़ने लगी थी। इसी की वजह से शेख भी पहले जो थोड़ा बहुत ध्यान मुझ पर देता था, वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गया था। लेकिन वो मुझे कॉन्ट्रैक्ट की वजह से 2 साल से पहले निकाल नहीं सकता था, और ये मेरे लिए अच्छा था। मैं एक रोज़ अपने क्वार्टर की छत पर चली आई। तन्हाई में बैठने का दिल कर रहा था। नीचे हर वक्त नौकरानियों की बातें, फसाद वगैरह। मुझे अम्मा की याद भी आ रही थी। मैं छत पर आई तो हैरान रह गई। वहाँ से थोड़ा दूर नीचे शीजा उसी मर्द के साथ दरख्त की छाँव में बैठी थी। मज़ाहिर तो वो किताबें लेकर बैठी थी, मगर उस शख्स ने शीजा का हाथ थाम रखा था और उसे कुछ कह रहा था, जिसे सुनकर वो शर्माने लगी। अब तो मेरे शक पर यकीन की मोहर लग चुकी थी। मैंने जल्दी से अपना मोबाइल निकाल कर शीजा की वीडियो बना ली। मेरे हाथ एक अच्छी चीज़ लग चुकी थी। अब तो शेख वाकई कभी भी मेरी बात को रद्द नहीं कर सकेगा। मेरे दिल चाह रहा था कि अभी उड़कर उसी वक्त अरबी के पास जाऊं और उसे हकीकत से आगाह करूं। ये भी बताऊं कि मैं पहले भी गलत नहीं थी, तुम्हारी बेटी सच में ही ऐसे काम करती फिर रही है। मैं नीचे आई मगर अरबी घर पर मौजूद तो था, मगर मेरे नीचे पहुंचते ही वो गाड़ी पर बैठा और चला गया। मुझे अफसोस सा होने लगा कि अगर 2 मिनट पहले आ जाती तो शायद उससे बात कर पाती। मैं वहीं स्विमिंग पूल पर बैठकर उसकी वापसी का इंतज़ार करने लगी, मगर काफ़ी देर तक जब वो नहीं लौटा तो चारों नाचार में उठकर अंदर आ गई। वहाँ शीजा खड़ी थी, किसी मुलाजमा को खाने के मुतल्लिक हिदायत दे रही थी। मैंने पूछा, शेख साहब वापस घर कब लौटेंगे? उसने हैरानी से मुझे देखा और फिर मुलाजमा को मज़ीद एक दो बातें कहकर वो पूरी की पूरी मेरी जानिब घूमी और बोली, क्यों, तुम उनकी बीवी हो जो तुम्हें इस सब की खबर दूँ? जब आना होगा आ जाएंगे, ज़्यादा बेताबियाँ मत दिखा। मगर आज मुझे उसकी कोई बात बुरी नहीं लगी। मैंने तंजिया हंसी के साथ कहा, आज जो कुछ मैं उन्हें बताऊंगी और दिखाऊंगी, शायद वो मुझे अपनी बीवी बनाने का फैसला कर ही दें। शीजा ने मेरा बाजू दबोचा और अपने कमरे में ले आई। वहां जाकर तकरीबन धक्का देते हुए बोले, तुम अपनी औकात में रहा करो, यहाँ नौकरानी बनकर आई हो तो वही रहो।
اس سے زیادہ کچھ بننے کے خواب نہ دیکھو تو بہتر ہوگا۔ میں نے سوچا شاید شیخ پہلے کی طرح میری بات کا یقین نہ کرے، کیوں نہ میں اس کی بیٹی کو ہی بلیک میل کروں اور اسے اپنا کام نکلواؤں۔ یہ سوچتے ہی میرے چہرے پر ایک مسکراہٹ سی آ گئی۔ میں نے دو ٹوک لہجے میں کہا، دیکھو شیزا، تم تو شادی کر کے اس گھر سے چلی جاؤ گی، پیچھے تمہارے باپ کو سنبھالنے والا بھی تو کوئی ہونا چاہیے نا، تو بچوں سے اس متعلق سوچنا۔ مجھے امید ہے کہ تم میرا ساتھ ضرور دو گی، میں جوان ہوں، خوبصورت ہوں، آخر مجھ میں کمی کیا ہے؟ وہ چپ کر کے منہ موڑ کر کھڑی ہو گئی تو میں موبائل چلا کر وہ ویڈیو اس کے سامنے کرتی اور کہا کہ میں یہ شیخ باقر کو دکھانا چاہتی تھی مگر اب نہیں دکھاؤں گی۔ تم میری مدد کرو، میں تمہاری مدد کروں گی۔ وہ ویڈیو دیکھ کر پہلے تو چونکی تھی مگر پھر دھیرے سے مسکرا دی اور بولی، اچھا چلو جاؤ اب۔ مجھے اپنے کانوں پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا، کیا واقعی وہ مان گئی ہے؟ میں چپ چاپ واپس باہر چلی گئی۔ میرے دل میں لڈو پھوٹ رہے تھے، لیکن باہر باہر نگاہوں کے سامنے اس کی میسنی سی مسکراہٹ آ رہی تھی اور اس کا بھلا کیا مطلب ہوا؟ میں لاکھ سوچنے کے بعد بھی کچھ آخذ نہیں کر سکی تو اس بات پر مٹی ڈال دی اور بس اپنی شادی کے خواب بننے لگی۔ شیخ گھر واپس آیا تو میں نے اس کے چاروں طرف پھرنا شروع کر دیا۔ وہ حیران تو ہوا مگر ہمیشہ کی طرح نظر انداز کر کے اپنی بیٹی کے کمرے میں چلا گیا۔ وہ شیزا سے بہت محبت کرتا تھا، اتنے تھوڑے سے دورانیے میں یہ بات تو میں بہت اچھے سے سمجھ گئی تھی، مگر ایک بار میری اس سے شادی ہو جاتی تو اس سے دگنی محبت وہ مجھ سے کرے گا، یہ سوچ کر دل خوش ہو جاتا تھا۔ میں کچن میں آ گئی۔ کچھ دیر بعد شیخ شیزا کے کمرے سے باہر نکلا تو مجھے گھور کر دیکھا، پھر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ میں بہت حیران ہوئی کہ اسے کیا ہوا تھا، کہیں شیزا تو کچھ نہیں بتا دیا۔ میرے تیز تیز اٹھتے قدموں کا رخ اب شیزا کے کمرے کی طرف تھا۔ میں اس کے کمرے میں گئی تو اس نے بھی ناگواری سے مجھے دیکھا مگر چپ رہی۔ میں نے سرد لہجے میں پوچھا، کیا بتایا ہے تم نے شیخ باقر کو؟ وہ مسکرا دی اور بولی، میں کیوں بھلا کچھ بتانے لگی؟ یہ تو تمہاری پھرتیاں ہیں جو تم ابا کو دکھا رہی ہو۔ میں نے نہ سمجھی سے پوچھا، کیا مطلب ہے تمہارا؟ تو وہ طنز کرتے ہوئے بولی، یہ تو ہر وقت ابا کے گرد طواف کرتی رہتی ہوں، اسے کم کرو کچھ اور کم کم ان کے سامنے آیا کرو۔ مجھے اس کی بات پر غصہ بھی چڑھا۔ میں نے کہا، دیکھو شیزا، کچھ دیر پہلے ہم دونوں نے طے کیا تھا ایک دوسرے کی مدد کرنے کا، تم میری اپنے باپ سے شادی کروا دو، پھر میں تمہارے لیے کچھ بھی کروں گی، میرا وعدہ رہا۔ وہ اکتائے ہوئے لہجے میں بولی، ہاں سن چکی ہوں میں، اب جاؤ یہاں سے، پلیز دوبارہ دماغ کھانے مت آ جانا۔ مجھے اس کا لہجہ بہت برا لگا۔ میں کمرے سے تو باہر آ گئی مگر میرے اندر ایک ایسی آگ لگی تھی جو بجھانے میں نہیں آ رہی تھی۔ اس لڑکی کی ہمت کیسے ہوئی میرے ساتھ ایسے لہجے میں بات کرنے کی؟ پہلے کی بات اور تھی مگر اب تو وہ جانتی تھی کہ اس کی ویڈیو میرے پاس ہے۔ میرے اندر بھنبڑ مچ رہے تھے۔ میں اشتعال میں آ کر شیخ باقر کے کمرے میں چلی گئی، سوچا جو ہوگا دیکھا جائے گا، مگر مجھے فی الحال بدلہ لینا تھا اس سے۔ کمرے میں جانے کے بعد عربی نے غصے سے مجھے دیکھا کیونکہ اسے کسی بھی نوکرانی کا اس کی موجودگی میں کمرے میں جانا بالکل بھی اچھا نہیں لگتا تھا۔ یہ میں تھی جس نے پہلی مرتبہ یہ جسارت کی تھی، مگر مجھے فی الحال اپنا غصہ ٹھنڈا کرنا تھا اور اس کے علاوہ مجھے کسی چیز کی پرواہ نہیں تھی۔ مجھے چپ کھڑے دیکھ کر شیخ نے پوچھا، کیا مسئلہ ہے جو تم میرے باہر نکلنے کا انتظار نہیں کر سکی؟ اس کے لہجے میں خفگی تھی مگر میں نظر انداز کر کے آگے بڑھی اور کہا، آپ نے پہلے بھی میری بات پر یقین نہیں کیا تھا، یہ دیکھنے اپنی آنکھوں سے دیکھیں، آپ کی بیٹی نے اپنے استاد کا ہاتھ جس انداز میں تھام رکھا ہے، بھلا یہ کوئی استاد اور شاگرد کا رشتہ لگ رہا ہے آپ کو؟ وہ سرد نگاہ سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، تمہیں کیا لگتا ہے کیا ہے یہ سب؟ میں اندر تک شانت ہو گئی، یعنی شیخ باقر کو میری باتوں کا یقین آ رہا تھا۔ اب تو اس شیزا کی خیر نہیں۔ میں نے تھوڑا قریب ہو کر کہا، شیخ صاحب، شیزا صحیح رستے پر نہیں چل رہی، آپ کو اس کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ یہ سن کر ابھی نے مجھے کچھ بھی نہیں کہا اور سونے کے لیے لیٹ گیا، جو واضح اشارہ تھا کہ اسے اب سونا ہے۔ سو میں کمرے سے باہر آ گئی۔ مجھے اندر ہی اندر زیادہ خوشی تھی جو سنبھالے نہیں سنبھل رہی تھی۔ میں پوری رات سوئی بھی نہیں تھی۔ اگلے روز سب نوکرانیوں سے پہلے ہی کوارٹر سے نکل کر گھر میں آ گئی، مگر حیران رہ گئی جب میں نے باہر لان میں دونوں باپ بیٹی کو مسکراتے ہوئے واک کرتے دیکھا۔ میرے تو تن بدن میں آگ لگ چکی تھی، بھلا باپ ایسے بھی بے غیرت ہوتے ہیں جب بیٹی کے کرتوتوں کا علم بھی ہو؟ اس کے باوجود بیٹی کے ساتھ اتنا ہنسی مخول، غصے اور حسد سے میرا چہرہ سرخ ہو گیا۔ تبھی وہ دونوں اندر آ گئے۔ شیزا نے مجھے جوس لانے کا بولا، میں جلدی کرتی جوس لینے چلی گئی۔ واپس آئی تب بھی دونوں باپ بیٹی فریش تھے۔ جوس اٹھاتے ہوئے شیزا نے مجھے مسکراتی نگاہوں سے دیکھا اور بولی، آج میرے منگیتر رات کے کھانے پر آ رہے ہیں،
सो अच्छे से खाना तैयार करवाना, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। ये सुनकर एक फरेरी सी मेरे पूरे बदन में दौड़ गई। मैंने हैरानी से पहले शीज़ा और फिर शेख बाकर को देखा, तो शेख के बजाय शीज़ा खुद ही बोल उठी। अभी हमने ये बात वैसे डिस्क्लोज नहीं की थी, मगर अब चूंकि मेरा कॉलेज ख़त्म होने वाला है, कब्बर चाहते हैं कि मैं शादी कर लूँ। वहीं ये मेरे मंगेतर जो मुझे पढ़ाने आते हैं, वो शहर के बहुत बड़े रईस हैं, खुद भी बहुत पढ़े लिखे हैं और चाहते हैं कि मैं भी पढ़ी लिखी हूँ, तो खुद ही चले आते हैं। तकरीबन साल भर हो गया है हमारी मंगनी हुए। क्यों अप्पा? इस बात पर शेख बाकर ने भी इस बात में सर हिला दिया, तो मुझ पर घड़ों पानी पड़ गया। इससे पहले मैं वापस मुड़ती, शीज़ा भी मेरे साथ किचन में चली आई और जताते हुए अंदाज में बोली, काश तुम अब्बा को वो वीडियो ना दिखाती तो शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर देती, मगर अब मैं तुम पर एतबार नहीं कर सकती। बस 1-2 माह रह गए हैं, अपनी नौकरी मुकम्मल करो और हमारी ज़िंदगी से दफ़ा हो जाओ। तुम पाकी होते ही ऐसे हो, फ्रॉड, धोखा देने वाले। इसके अलावा भी वो जाते हुए मुझे मज़ीद 2-4 गालियों से नवाज कर गई। मुझे सब कुछ मिट्टी में मिलता हुआ महसूस हुआ। मैं समझ गई थी कि अब जब तक शीज़ा में किसी तौर भी शेख बाकर को हासिल नहीं कर सकूंगी। रात को उसका मंगेतर आया और सब लोग बहुत खुश थे, मगर मेरे अंदर एक आग सी लगी हुई थी जिसे चाहने के बावजूद भी मैं बुझा नहीं पा रही थी। सारे कामों से फारिग होकर मैं घर के अखबी हिस्से में चली आई। मेहमान भी जा चुके थे। मैंने देखा शीज़ा स्विमिंग पूल में तैराकी कर रही थी। मुझे भी तैराकी आती थी, बचपन में नहर पर बहुत नहाती थी, तो वहीं पर तैराकी भी आ गई थी। मुझे उसके वजूद से ही चिढ़ हो चुकी थी, तो मैंने वापसी के लिए कदम बढ़ाए। अगली सुबह हम लोग उठे तो सब नौकरानियों ने शोर मचा दिया। मैं भी शोर की सिमत गई तो देखा शीज़ा स्विमिंग पूल में मरी पड़ी थी, जबकि शेख बाकर धाड़े मार मार कर रो रहा था। ये बेटी इसका कुल सरमाया थी। वो चीखते हुए पूछ रहा था कि किसने मारा है मेरी बेटी को, सामने आओ। मगर वहाँ भला कौन मारने की जरूरत कर सकता था? अलबत्ता मेरे अंदर एक कमीनी सी खुशी थी कि अच्छा वो जान छूटी इस बदबख्त से। सिर्फ इसी की वजह से शेख बाकर मुझ पर तवज्जो नहीं देता था। खैर, पुलिस आई और तफ्तीश वगैरह हुई। इस तफ्तीश में क्या बात पता चली, किसी मुलाजिम को भी इसकी खबर नहीं थी। खैर, 1 हफ्ते बाद ही मामला भी ठंडा पड़ गया। मैं बहुत ज़्यादा खुश थी कि जो हुआ अच्छा ही हुआ। सही टाइम पर मौत का मज़ा चखा है शीज़ा ने। अब जब उसके पास कोई नहीं होगा तो मैं उसे मोहब्बत दूंगी, फिर वो मेरा दीवाना बन जाएगा। आखिर मर्द कब तक अकेला रह सकता है मतलब। ये सोचकर मुझे अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी। मैं अब शेख बाकर को पहले से भी ज़्यादा तवज्जो देने लगी थी। अक्सर औकात वो मुझे देखता और फिर देखता ही रह जाता, निगाह ही नहीं मोड़ता था। मैं समझ गई थी कि वो मेरी मोहब्बत में पागल हो गया है। इस बात को महीना हो गया तो अरबी भी वापस नॉर्मल होने लगा। ज़्यादा वो घर से बाहर ही रहता था। अगर घर आता तो फिर मैं उसकी खिदमतें करना शुरू कर देती थी। एक रोज़ अरबी ने सब नौकरानियों को लॉन में जमा किया और कहा, जो लड़की मेरे साथ स्विमिंग पूल में तैराकी करेगी, मैं उसे 5 लाख दिरहम बतौर इनाम पेश करूंगा। ये सुनकर सब नौकरानियों में खलबली सी मच गई, मगर कोई भी आगे ना बढ़ी, क्योंकि वो सभी मिडिल क्लास की थीं और मिडिल क्लास लड़कियां कहाँ तैराकी जानती हैं। ये देखकर मैं बहुत खुश हुई और सोचा, शीज़ा का मरना मेरे हक में तो बेहतर ही साबित हो गया। भले से अभी अरबी मुझसे शादी करे या ना करे, मैं तो अमीर हो जाऊंगी, फिर अपनी शाहाना ज़िंदगी बसर करूंगी। मैंने इसी काम के लिए तो हामी भरी, तर भी चौंका। मगर फिर वो स्विमिंग पूल में उतरा तो मैं भी कॉस्ट्यूम पहनकर उसके पीछे ही स्विमिंग पूल में उतर गई। लेकिन जैसे ही तैरकर शेख तक पहुंची, उसने मेरी गर्दन दबोच ली। मैं बेतरह फड़फड़ाने लगी। इर्द गिर्द बाकी नौकरानियां भी थी। मैं मदद के लिए उन्हें पुकारने लगी, मगर किसी ने भी आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं की। तभी अरबी मुझे लेकर स्विमिंग पूल से बाहर आया और कुर्रा कर बोला, ऐसे ही मारा था ना तुमने मेरी बेटी को, उसकी गर्दन को दबोच कर डबोया था, क्यों, याद आया कुछ? ये सुनकर मेरी तो हवाएं ही उड़ गई। मैंने सहमी निगाहों से शेख बाकर को देखा तो उस वक्त तो किसी जानवर से कम नहीं लग रहा था। हाँ, वो सच कह रहा था। उस रात मैंने जब शीज़ा को तैराकी करते देखा तो मैं भी पूल में उतर गई। उस जगह की अच्छी बात यह थी कि उस जाने कोई कैमरा नहीं था, तो मैंने बड़ी आसानी से शीज़ा को डबोकर कत्ल कर दिया था। पुलिस ने यह बात साबित कर दी थी कि शीज़ा का कत्ल हुआ है। अरबी को मुझ पर शक था, क्योंकि शीज़ा मेरी शादी करने की ख्वाहिश और सब बातें पहले से अरबी को बता चुकी थी। फिर उसने बड़े तरीके से सब नौकरानियों के सामने मुझे अपने जाल में फंसाया था। मैं उसके पैरों में गिरकर माफ़ी मांगने लगी, मगर वो मुझे ठोकर मारकर दूर होता चला गया। तभी पुलिस भी आ गई।
آج مجھے کئی سال ہو گئے ہیں میں جیل میں ہی سڑ رہی ہوں، صرف اپنے لالچ کی وجہ سے۔ میں آپ سب کے آگے ہاتھ جوڑ کر منت کرتی ہوں، کبھی بھی لالچ نہ کریں کیونکہ پھر یہ آپ کو کہیں کا نہیں چھوڑتا۔ اگر میں 2 سال کام کرتی پھر اپنا کانٹریکٹ بڑھا لیتی تو اچھی تنخواہ ہر ماہ ملتی رہتی، جو اس ذلت اور گناہ کی زندگی سے کئی درجے بہتر تھا۔